बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई का जो तूफ़ान है वो सरों पर घंटियाँ बजा रहा है। मईशत का जो हाल है, गरीब तबका नफ्सा नफसी के आलम में और कुछ लोग मार्केट के हवाले से इसकी वीडियो बना के पेश करें कि देखो यहाँ इस मार्केट के अंदर कितना रश है और यहाँ लोग महंगाई कहते हैं और लोग जिस तरह का ख़रीदारी कर रहे हैं उस तरीके से तो कहीं भी महंगाई नज़र नहीं आती। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है। जब 22 करोड़ की आबादी के अंदर अगर चंद हज़ार लोग अगर मार्केट के अंदर रश की सूरत में नज़र आते तो इसका ये मतलब नहीं कि महंगाई ख़त्म हो गई है। महंगाई वाकई ही है और इस महंगाई के तूफ़ान के हवाले से, हुकूमत के हवाले से हमेशा ये आसरा दिया जा रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये महंगाई को काबू में पा लिया जाएगा। इसी हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे और एक और जो आग की सूरत इख्तियार करती जा रही है मार्केट है, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे कि एक मार्केट जो कि कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से वहाँ आग लगती है, उसके 1-2 दिन के बाद दूसरी मार्केट में आग लगती है और फिर इसके बाद हम देखते ही है कि किसी और मार्केट के अंदर इसी तरह आतिशगीर मादा रखा हुआ होता है। ये सारी चीज़ें क्या पेश कर रही है, हमें एक खौफ की फिजा नजर आ रही है, कहीं ये दहशतगर्दी की अलामत तो नहीं है। इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमाएं कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे दूसरे मेहमान कोऑपरेटिव मार्केट सदर के ये सदर हैं और जो गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा, मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा, एक मार्केट जो बहुत ही तेज़ी के साथ इसमें आग लगी और इसमें सारी दुकानें बिल्कुल खास्तर हो गई। उसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि इस मार्केट के अंदर आग कैसे लगी और इस वक्त क्या सिचुएशन है। मेरे साथ तशरीफ फरमा मोहम्मद फिरोज साहब जो कि सदर है कोऑपरेटिव मार्केट सदर के। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी खिदमात पेश करें, एक मेमन बरादरी के प्लेटफॉर्म से अपने आप को अपनी बरादरी के हवाले से आगे और पेशाने जाते हैं और जो समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। इन दिनों इन्होंने अब्दुल्ला हारून यतीम खाने की भाग दौड़ संभालने का भी अपने ज़िम्मे काम लिया। देखते हैं कि वो इसको कैसे आगे चलाते। मेरे साथ तशरीफ फरमा बशीर लाठीवाला साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ रऊफ साहब कि डॉलर काबू में नहीं, रुपया गिरता जा रहा है और महंगाई अरूज पर और हमारे वजीर आजम साहब का एक ही नारा है कि घबराना नहीं। इस हवाले से क्या कहेंगे? सही तो बोल रहे हो, घबराना नहीं है आपने। घबरा क्यों रहे हैं आप? देखिए, डॉलर और आप जो कह रहे हैं महंगाई, दो अलग अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ता जा रहा है, हमारी इंपोर्ट का बिल ओवर है और एक्सपोर्ट हमारे पास, देखिए 30 रुपये हमारे पास आ रहे हैं और 100 रुपये पेमेंट करनी है। जब हमने 100 रुपये पेमेंट करनी है तो 70% हम नीचे जा रहे हैं, सीधी सी बात है। और ये डॉलर मेरे हिसाब से यहाँ भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है ये डॉलर जो आ रहे हैं। और जिन शराइत पे आ रहे हैं, IMF की शराइत या सऊदी गवर्नमेंट की शराइत कि हम 24 घंटे में मांग सकते हैं आपसे पैसा, हम आपके रिजर्व में रखेंगे, उसमें हम इंटरेस्ट भी लेंगे, और जो IMF की शराइत है वो पाकिस्तान के किसी हिसाब से फेवर में नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट ने जो लिया कर्जा, जो इस गवर्नमेंट ने लिया, इससे बहुत मजीद ज्यादा है। जाहिर सी बात है वो पिछली पेमेंटें भी किस्तों की देनी थी। सवाल आपने महंगाई का किया कि जी महंगाई देखें, महंगाई तो पूरी दुनिया में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि जी वजीर आजम इमरान खान साहब महंगाई करवा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंटरनेशनली बाजारें भी तेज हैं, डॉलर हमारे काबू से बाहर है। हमारा तमाम तर दारोमदार जो खुराक का है वो तकरीबन दालों का 80% इम्पोर्ट है। अब जाहिर सी बात है डॉलर बढ़ेगा तो वो चीज़ें बढ़ेंगी। तेल हमारा इम्पोर्ट है। आप कोई भी आइटम ले लें, हम अपना प्रोड्यूस क्या है आखिर ये बताएं। दूसरी बात ये आ रही है कि महंगाई तो दुनिया में हो गई, लेकिन आप ये समझ लें कि महंगाई इसका वो नहीं है कि मसला महंगाई है। महंगाई तो दुनिया में है, ये कोई नई बात नहीं हो गई है। महंगाई मसला नहीं है, इनकम मसला है। देखें 20,000 वाला, मैं तो बोलता हूं 40,000 वाला भी नहीं पूरा कर सकता। वो कहां से स्कूल की फीसें भरेगा, कहां से यूटिलिटी के बिल भरेगा, कहां से दवाई लेगा, कहां से किराया भरेगा? आप कोई बजट बना के दिखा दे हमको। हाँ, अमेरिका यूरोप की जो बातें की जाती हैं
तो वहाँ ऐसी इनकम है तो उनको महंगाई इतनी महसूस नहीं होती। हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज्यादा है और दूसरा अफगानिस्तान का जो अटैचमेंट हुआ है अभी, तो खुराक के हिसाब से हमें महंगी चीजें होंगी क्योंकि हमें उनको भी पूरा करना है। वो हमसाया मुल्क है हमारा और मुसलमान मुल्क है, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। महंगाई मुझे रुकती नजर नहीं आती। ठीक है, उस पर बात करते हैं। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ फिरोज साहब, के कोऑपरेटिव मार्केट कितने अरसे से आबाद है और जब ये आग लगी तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी, किस वक्त ये आग लगी और किसको कैसे मालूम हुआ, आप लोग कैसे पहुंचे उस वक्त? देखो जी, ये 1962 में इसका संग बुनियाद रखा गया। जनरल आजम खान ने इसका संग बुनियाद रखा। हमारे जो दुकानदार थे उस वक्त वो यहाँ पे केबिन लगा के बैठते थे। ये मेन विक्टोरिया रोड कहलाता था, अब इसका नाम अब्दुल्ला हारून रोड हो गया। तो यहाँ से तमाम सेलिब्रिटीज़ जो थे वो गुजरते थे। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि ये लोग केबिन लगाए हैं या पथारे लगाए हैं, उस वक्त उन्होंने हमारे जो यूनियन के नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात की। उनको कहा कि जी आपके लिए यहाँ पे हमें मार्केट बना के देते हैं, आप लोग अगर इसके अंदर हमारे साथ ताउन करें तो हम आपके लिए एक मार्केट बना देंगे। तो उस वक्त दुकानदारों ने कहा कि जी ठीक है, आप मार्केट बना दें, जो इसके इंस्टॉलमेंट्स वगैरह होंगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये 1962 में इसका काम शुरू हुआ। 1964 के अंदर ये मार्केट कंप्लीट हुई। इस दरमियान में सदर में जो चर्च है उसके इतराफ में सारे दुकानदारों को शिफ्ट कर दिया गया और शिफ्टिंग कार्ड उनको दे दिए गए। 1964 में दुकानें कंप्लीट हुई। कुरानंदाजी के जरिए उस वक्त की जो हमारी यूनियन थी, यूनियन हमारी रजिस्टर्ड है 1964 से, ये रजिस्टर्ड यूनियन है हमारी। उनको कुरानंदाजी के जरिए दुकानें दी गई और 3 साल की एक साथ के ऊपर दी गई इंस्टॉलमेंट के ऊपर। लोगों ने 3 साल में इंस्टॉलमेंट भरी। ये केडीए ने बिल्डिंग बनाई थी। उस वक्त हमारी सोसाइटी ने 19 लाख रुपए पेमेंट किए 3 साल के अंदर। बकाया जो रकम थी वो केडीए ने दिए और उसके बदले में ये मार्केट बेसमेंट, फर्स्ट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर बना था। तो फर्स्ट फ्लोर जो है केडीए ने अपने पास ऑक्युपाई रखा कि जब तक हमें बकाया पेमेंट नहीं देते ये फर्स्ट फ्लोर हमारे पास रहेगा। तो बेसमेंट में पार्किंग थी, ग्राउंड पे दुकानें थी और फर्स्ट फ्लोर जो है केडीए के डिपार्टमेंट से इसके अंदर। तो बाहर क्या फिर 1964 से मार्केट हमारी चल रही है। जब से इसके अंदर कारोबार हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट के नाम से मार्केट जानी पहचानी जाती थी पूरी दुनिया के अंदर, इसको हैंडीक्राफ्ट मार्केट के नाम से लोग जानते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर कपड़े वाले भी आ गए, गारमेंट्स वाले भी आ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आ गए। अभी तकरीबन वो सब तमाम लोग इसके अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं। मुझे भी तकरीबन 50 साल हो गए कोऑपरेटिव मार्केट में, मेरी अपनी भी दुकानें हैं। तो ये जनाब इतवार के दिन मेरे पास चौकीदार का तकरीबन कोई 5:45 बजे के टाइम पे फ़ोन आया और उसने कहा कि जी 6 बजे शाम को, इतवार को 5:45 बजे टेलीफोन आया 14 तारीख को, और उसने मुझसे कहा कि जी मार्केट में एक साइड से धुआं निकल रहा है। मैंने इतवार के दिन मार्केट बंद होती है, 3 चौकीदार वहाँ पे हमारे होते हैं। तमाम लोग मार्केट के लाइट्स हफ्ते को बंद करके जाते हैं, अपने मेन स्विच वगैरह कटआउट सब बंद करके जाते हैं। कोई दुकान इतवार के दिन खुली हुई नहीं थी। तो चौकीदार ने मुझे बताया कि जी एक साइड से धुआं निकल रहा है। तो वो बाहर आया, मैंने उसको कहा जाके देखो। वो 3-4 बंदे गए वहाँ पे बाल्टियाँ पानी के लेके। हमारे वहाँ पे हमने सिलेंडर भी तकरीबन कोई 1 महीने पहले वहाँ पे वो 20 सिलेंडर लगाए थे फायर के। तो उन्होंने जब जाके देखा तो वो आग इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि चौकीदारों को वहाँ से अपनी जान बचा के भागना मुश्किल हो गया। इसी दरमियान में फिर चौकीदार का मेरे पास टेलीफोन आया। तो मैंने थाना परेडी के अंदर SHO सज्जाद साहब है उनको फ़ोन किया, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, कमिश्नर कराची को फ़ोन किया और वो खुद भी वहाँ पे मौका वारदात पे पहुँच गए और मैं भी नाज़िमाबाद से सीधा सदर पहुँचा। तो जब मैं मार्केट पहुँचा तो मैंने देखा कि फ्रंट साइड के जितने भी 5 गेट है हमारे अब्दुल्ला हारून को, सारे के सारे गेटों के ऊपर आग लगी हुई थी। और जो बैक साइड के गेट हैं, बैक साइड के गेटों में भी आग लगी हुई थी। उसमें जब फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी आई है, उन्होंने एक गेट पे आग बुझानी शुरू की, उनका पानी खत्म हो गया। सदर में जो है फिर 2 गाड़ियां सदर में और हैं, वो आई, उन्होंने अपना पानी बुझाने की कोशिश की, उनका पास पानी खत्म हो गया। बाहर और गाड़ियां आती रही और ये सिलसिला चलता रहा। एक और भी शिकायत हमारे पास आई है कि गाड़ियां लेट पहुंची। अच्छा, एक सवाल तो ये मेरा, दूसरा है कि इस मार्केट में कितनी दुकानें थी? नीचे देखें जी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 400 दुकानें थी और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है 180 दुकानें थी। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये समझ लें कि 90% दुकानें जो ग्राउंड फ्लोर की हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, जल के खाकसर हो गई हैं। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है तकरीबन 150 दुकानें जो है वो भी तकरीबन जल के राख हो गई हैं। तो
अच्छा, अभी गाड़ियों के हवाले से मेरा सवाल लगे कि बाकी गाड़ियां लेट आई थी पानी की फायर ब्रिगेड? बिल्कुल, गाड़ियां एक गाड़ी जो पहले आई थी वो भी आधे घंटे के बाद आई थी, जबकि पैदल का रास्ता भी 10 मिनट का है हमारी मार्केट से, एम्प्रेस मार्केट का। पहली गाड़ी आधे घंटे के बाद आई और उन्होंने जब पानी फेंका तो पानी खत्म हो गया, उसके बाद उनके पास पानी नहीं था। फिर उसके बाद 2 गाड़ियां मजीद आधे घंटे के बाद आई हैं। तो आपकी नज़र में अगर गाड़ियां पहले पहुंचती तो कुछ शायद हो सकता है, शायद बचत हो सकती थी कि अगर गाड़ियां आ जाती ज्यादा तो ये कम से कम मेन गेटों के ऊपर अगर आग बुझा देते तो इनके पास अंदर जाने का रास्ता होता। जब मेन गेटों के ऊपर आग लग गई तो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं रहा फायर ब्रिगेड वालों के पास। तो इसी तरीके से फिर अंदर एक एक करके दुकानें जलती रहीं और ये तकरीबन इन्होंने 24 घंटे में जाके, नेवी की भी गाड़ियां आ गई, फायर ब्रिगेड के आ गए, टैंकर आ गए, 24 घंटे में जाके इन्होंने आग पे काबू पाया। और उसके बाद मजीद जो है 8 घंटे के बाद उसको जो है कूलिंग का अमल जारी रहा, तो 32 घंटे में जाके आज आग बुझी है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। बशीर लाठीवाला साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि आपने सोशल लाइफ का आगाज़ जमात के प्लेटफॉर्म से भी किया और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से भी आप मुंसलिक रहे, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आपने काम किया। किस शोबे में आपने सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश की? सबसे पहले तो मैं आपका, आपके चैनल का और आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमें आज इज्जत बख्शी और अपने चैनल पे बुलाया, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आप बुलाए सोशल की बात करते तो मैं आपको बताया कि हम लोग एक साथ ही सोशल में आए हैं तकरीबन। और सबसे पहले हमने अपनी जमात को देखा। हमारी जमात की जो मुस्तफा बत्ती वाला साहब थे वो मुझे अपनी जमात में ले आए जब हमारा नयाबाद में जमात खाना, तो आपको पता होगा। फिर हम काम में लगे और एक वक्त ऐसा आया कि अजीज मेमन साहब और गफार साहब जो जीते, जिसमें हम लोगों ने इनके वर्कर बन काम आप और सलीम भाई में और हम लोग काम करते हैं। उस वक्त से मैं लगा हूँ आज तक। बीच में 5 साल में जो निकल भी गया, जो बीमारी के अंदर भी था और अल्लाह पाक मुझे नई जिंदगी दी। तो ये जिंदगी के बाद मैं आप ये समझता हूँ कि बस कोई भी सोशल काम होता है, किसी भी जगह पे कोई काम होता है तो मुझे वो होता है कि मैं यार ये काम करूँ। आल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में किस शोबे में आपने काम किया ज़्यादा? फिर इसके तरफ मैं आता हूँ, आपकी बीमारी की तरफ भी आता हूँ। मैं तो काफ़ी चेयरमैन से मुझे मिली, मजहबी उम्र कमेटी में चलाई, फाइनेंस कमेटी चलाई और शादी मदद कमेटी हमने मिलकर थे। आप भी हमारे साथ थे। जो एक केस भी हमने पकड़ा था, जो गए थे हम लोग बल्दिया गए थे, आपको याद होगा। बहरहाल मुख्तलिफ कमेटियों में काम करते थे और जो फारूक मोटलानी ग्रुप था उसको हम लोग लेके लीड करते थे। मैं, हनीफ इसाक, सलीम पारक, फैसल खानानी और ये फारूक मोटलानी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो हम लोग ये 5-6 लोगों की किचन कैबिनेट थी और हम लोग ये लोगों को किसको जाना है वो हम लोग प्रोग्राम बनाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक काम चल रहा है। आप देख रहे हो आज भी खाना के एक छोटी सी जगह पे वो जो हमारा फेडरेशन हाउस था, मेमन चमन जमात है, मेमन बिरादरी जी फेज भाई, तो ये फरूक पता हुआ, वो पूरी मेमन कौम जो है खाया में छोटी सी जगह के अंदर था। फिर वहाँ से उठा के फारूक भाई यहाँ कश्मीर रोड पे ले आए से खारादर आए। फिर हाँ, और ये आज मैं समझता हूँ कि अरबों रुपये की मिल्कियत है ये सामने ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। पूरा सेक्रेटरीट बन गया अब तो। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरीट। आप देखिए यहाँ जो भी इलेक्शन में सियासी इलेक्शन भी होते हैं तो कोई भी पार्टी हो तो हमारे यहाँ इसके जो लीडर होते हैं हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा रूप भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि यूटिलिटी स्टोर के हवाले से इस पूरे पाकिस्तान के अंदर क्या 5,960 के करीब यूटिलिटी स्टोर है, इससे भी कुछ ज़्यादा है? हमारी जो आबादी है 22 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और इसके एमडी और जीएम अभी आए हुए थे मेरे टोटल पे, क्योंकि दालों की सप्लाई उनको हमने बैंड की हुई थी कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ रुश्वत बहुत ज़्यादा है और जो बिल वगैरह होते हैं 3-3 महीने रोके जाते हैं। वहाँ मैंने खिताब भी किया था मेरे टोटल पे। पहले मेरा सवाल है कि यूटिलिटी स्टोर, देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी तफसील आपको देता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि यूटिलिटी स्टोर की तादाद बताएं तो उन्होंने कहा 5,939। मैंने कहा जी 5,939 का मतलब ये हुआ कि 22 करोड़ की आबादी में हम क्या डिवाइड करना चाह रहे हैं। हमारी जोड़िया बाजार में चलें तो मैंने कहा 3,000 दुकानें, आप चलें मुख्तलिफ बाजारों में 2-2 दुकानें, तो ये क्या बात हुई कि आप कौन सा रिलीफ देना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई ये तो ऐसे ही है। मैंने कहा भाई देखें
रिलीफ देने का कॉन्सेप्ट आपका गलत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इनको सब्सिडी देती है वो भी गलत है। इसको बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसकी वजूहत है, ये पोर्ट्स इलाकों में खुली हुई है जहां उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीनी 200 रुपए किलो है या 150 रुपए किलो है, वहां ये फर्क नहीं पड़ता है। असल मसला है गरीब आवाम, जो गरीब इलाके हैं वहां खुलनी चाहिए और ये 5,900 नहीं होनी चाहिए, 60,000 होनी चाहिए। और दूसरी मैंने उनसे ये कहा कि जो आप जो टूथपेस्ट रख रहे हैं, झाड़ू रख रहे हैं और दूसरी एक्स्ट्रा शैम्पू साबुन वो क्यों रख रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी हमारी तनख्वाह पूरी नहीं होती। मैंने कहा मेरे भाई आप सब्सिडीज आइटम पे तवज्जो दें, जो पब्लिक को रिलीफ मिले। चीनी है, आटा है, दालें हैं और तेल रखें और एक बच्चों का दूध रखें, सिर्फ यहां तक रहें और इसी लिमिटेशन में आप काम करते जाएं तो कोई रिलीफ का आसरा होगा। तो उन्होंने कहा जी हम तो सभी काम करते हैं। मैंने कहा गलत है। इसको गुफ्तगू करते हैं यहाँ नाज़रीन, इशारा हो रहा ब्रेक का नाज़रीन, यानी कि एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लोगों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात, और इस वक्त इस हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। ब्रेक से पहले जो है रऊफ साहब आपसे गुफ्तगू हो रही थी और आप यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बात कर रहे थे। क्या आपके पास चेयरमैन आया हो, फिर चेयरमैन से आपकी कोई मीटिंग हुई हो, उसके अंदर आपने कुछ इस तरह की बातें की कि जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह आप कह रहे हैं 5,940 के करीब, 39-40 के करीब यूटिलिटी स्टोर इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, इतने यूटिलिटी स्टोर का एक तो पहली बात, तो क्या यानी पिछली हुकूमतें भी उसके ऊपर कोई काम नहीं कर सके या मौजूदा हुकूमत का कुछ इम्प्रूवमेंट आगे बढ़ाने का वो? देखिए मैं आपको सच बात बताऊं कि दालें भी जो होती है ना यूटिलिटी स्टोर पे, वो 30% ऊपर होती हैं होलसेल से। कोई सब्सिडी मैं नहीं समझता वो सब्सिडी वो फराम करती है। 25% उनके यहाँ स्टोरों पे माल सब्सिडीज आइटम बिकते हैं जिनमें फ़र्क होता है और बाकी तो गायब होता है। कहाँ होता है? ये तो गवर्नमेंट का काम है कि इसको फौरन बंद कर दे और ये रिलीफ पैकेज डायरेक्ट होलसेलर में यूज किया जाए ताकि गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंच सके। ये यूटिलिटी इसका पूरा नहीं कर सकता, ना तो पिछली गवर्नमेंटों ने देखा है ये और ना इस गवर्नमेंट ने देखा है। दूसरा, आज का जो मसला और मौजू जो मेरे लिए एक यानी एक लम्हा फिक्रिया भी है कि मैं, ये आपका सवाल नहीं है लेकिन मुझे बोलना है कुछ। देखिए सवाल ये है कि जो ये फिरोज भाई बैठे हैं हमारे बराबर में ही, आप ये समझ लें कि एक देने वाला हाथ लेने वाला हाथ हो गया, क्यों इनका इतना बड़ा अलमिया है। मैं दूसरे मौजू पर आज जरा थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता भी हूँ खुद भी, और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ताजिर बिरादरीज हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो किरदार है अब नज़र आ रहा है माशाल्लाह, जिसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा ज़ुबैर मोतीवाला साहब को और इदरीस मेमन साहब को, और ख़ासकर जो हमारे बुजुर्ग SMEs के चेयरमैन हैं जनाब मजीद मेमन साहब। मेरी कल रात को भी बात हुई, आज अभी आते हुए भी मेरी बात हुई है। मैंने यही कहा कि देखें आपके यहाँ जो एक हवा बनाया हुआ है ना जो आप लोगों ने, कि चैम्बर में कोई आम आदमी या कोई एसोसिएशन वाला जाते किसी सोर्स को साथ लेके जाए, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। हालांकि सिराज भाई के दौर में भी यही था कि जो चाहे जा सकता है, अभी भी जा सकता है, लेकिन जो हमारे चंद लोग जिनमें मेरा ख्याल है एक झगड़ा भी हुआ था इन लोगों का आपस में, कोई 2 लोगों का झगड़ा होता है। देखें कहीं कोई हादसा होता है ना तो वो हाइपर होते हैं, यानी गुस्से में होते हैं। वो जब वो गुस्से में होते हैं, उनसे कोई सवाल अजीब कर लिया गया होगा तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा इख्तलाफ भी हो जाता है और झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो मैं उस झगड़ा करने वाले को भी मजम्मत करता हूं कि इस तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए था ताजिर बिरादरी में, और जो उसको यानी मैं समझता हूं कि जिस आदमी का नाम लेना, चलो मैं ले ही लेता हूं कि इलियास मेमन के साथ ये हुआ था, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन बात सवाल ये है कि इदारे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक इदारा है जो कराची की मां का दर्जा रखता है और इनका मसला भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हल करेगा, जिसमें खौफ खुदा वाले लोग हैं जो अभी बैठे हुए हैं सीटों पे, इदरीस मेमन, ज़ुबैर मोतीवाला और ये मजीद मेमन, हफीज अजीज भी काम करता है। लेकिन एक फर्द वाहिद के लिए
5 दिन तक चेंबर ऑफ कॉमर्स का ना प्रेसिडेंट का आना या जुबैर मोतीवाला का आना, भाई ये तो आपस दो जानों का झगड़ा था ना। इतना बड़ा सफर किया इन लोगों ने 5 दिन तक कि माफी नहीं मांगोगे जब तक ये मामला हल ही नहीं होगा। नहीं, फर्दे वाहिद के लिए नहीं है, कोई एसएमएस का आपस में झगड़ा भी हो जाता है। दरगुजर करना चाहिए इलियास भाई, आपको भी मैं खुला बोल रहा हूं। अच्छा, लफ्जों के अंदर तो आपने बिल्कुल दरगुजर, देखिए दरगुजर करना चाहिए, और जो उधर से भी हुआ कोऑपरेटिव मार्केट से भी, मैं उसकी ही मजम्मत करता हूं, ये हिमायत नहीं ले रहा मैं, लेकिन वो जो सिस्टम बना हुआ है कि जी आप इनके साथ जाएंगे तो चेंबर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। चेंबर ऑफ कॉमर्स सबके दरवाजे खुले हैं, चाहे आप जुबैर मोतीवालों को लाइन में ले लें, इदरीस मेमन वाले ले लें या मजीद मेमन को, उनका कहना यही है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, चाहे वो हमारे मेंबर हो या ना हो, लेकिन इस किस्म के जो मामला बनते हैं उसमें रोका जाता है। ये रोकने के मैं बिल्कुल एहतजाज करता हूं कि 5 दिन ये सफर किया, 5 मिनट भी सफर नहीं कर सकता, जो रात को करोड़पति सुबह फकीर हो गया। इस तरह के अना का मसला ना बनाया जाए। वो एक नेक बंदा है, इलियास मेमन एक नेक बंदा है, लेकिन दरगुजर भी सीख जाना चाहिए यार, कि नहीं मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, दरगुजर की बात भी आपने बड़े अच्छे तरीके से कह दी, और इसी हवाले से गुफ्तगू करूँगा। कितने लोग इस हवाले से, इस सानियत से मुतासिर हुए? फिर इसके बाद अभी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपको, जिस तरह रऊफ साहब ने कहा कि आपसे कोऑर्डिनेट भी किया, आपस ताल्लुकात भी हुए और कुछ मीटिंगें भी चल रही है और इसके ऊपर आपकी पेशरफ्त भी होने वाली है। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो कितने लोग मुतासिर हुए इस सानिया के अंदर? बहरहाल एक बात तो यह है कि इदरीस मेमन साहब पहले दिन भी आए थे, जुबैर भाई भी आए थे, और तकरीबन इदरीस मेमन साहब से या जुबैर भाई से तकरीबन डेली मेरा फ़ोन के ऊपर रब्ता है। वो थोड़ी सी एक बीच में कुछ थोड़ी सी बात आई थी इलियास की वजह से, तो उसी वक्त उसको ख़त्म कर दिया गया। देखिए उस टाइम तो 4-5 दिन उन्होंने नहीं आया ना, तो उसकी एहतजाज में नहीं आया, उन्होंने खुद ऐलान किया हमारे सामने। एक दिन हमने एहतजाजी प्रोग्राम रखा था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इलियास का जो मसला है इसको भी ख़त्म कर दो, तो अभी जुबैर भाई भी आ जाएंगे, इदरीस भाई भी आ जाएंगे, ये मजीद मेमन साहब ने कहा था। बहरहाल मैंने उसी टाइम पे, हनीफ मेमन हमारे साथी हैं, पुराने मार्केट के दुकानदार हैं, हमारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं, उनका थोड़े से एक किसी बात पे इख्तिलाफ हुआ था। वो भी मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने जब इलियास साहब आए और साथ में समद भी आया। अच्छा, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, क्योंकि मेरा टॉपिक ही बिल्कुल वो हो जाएगा, क्योंकि जो जिस मकसद के लिए प्रोग्राम किया, हमें आपस की वो रंजिशों की तरफ, ठीक है, वो मामला खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया। अब उस तरफ मैं आ रहा हूँ कि कितने लोग इससे मुतासिर हुए, और जो आपके अभी राब्ते चल रहे हैं, इंशाल्लाह जो उम्मीद है कि लोगों ने आपसे राब्ते भी किया, फिर सियासी पार्टी के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा, कितने लोग मुतासिर हुए? देखिए जी, अभी तक तो हमने जो चैम्बर को लिस्ट दी है, जो हमारे पास मेम्बरान आए जिन्होंने अपने जो है क्लेम दाखिल किया है, वो तकरीबन 360 आदमी हैं जिन्होंने अपना क्लेम दाखिल किया है, लेकिन 450 आदमी जो है मुतासरीन इसमें शामिल हैं। उसमें ऐसा है कि कुछ दुकानें किराएदारों ने भी ली हुई थी, जो किराएदार हैं वो अभी तक हमें अप्रोच नहीं कर सके, या कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर हैं वो अप्रोच नहीं कर सके, लेकिन उनकी दुकानें भी जली हुई हो और उनका अभी तक उन्होंने क्लेम दाखिल नहीं किया। तो पहले जो हमने लोगों से क्लेम के लिए फार्म भरवाए थे और उन्होंने अपने फार्म भर के दिए शनाख्ती कार्ड की कापियों के साथ, वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए का तखमीना आ रहा था। इसके बाद मेरे जुबैर मोतीवाला साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा फिरोज भाई इसको आप ज़रा सा और देख लें कि इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा आपको पैसे दे, सिंध गवर्नमेंट जो है। मैंने दोबारा सब दुकानदारों को बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट की, उसके अंदर जिनका फर्नीचर था उन्होंने फर्नीचर के पैसे कम किए, या जो फिटिंग वगैरह हुई थी बिजली की, और दूसरा जो दीगर सामान था दुकानों के अंदर, उसके सबके उन्होंने पैसे उसमें से कम कर दिए। अब ये सिर्फ वो पैसे हैं कि जिनका जो माल जल गया दुकानों के अंदर, वो तकरीबन अभी हमने 95 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया, और वो हमने तकरीबन 1 हफ्ता हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसकी कापी हमने सबमिट कर दी है, और प्रेडी के जो आई हुए हैं उनको भी हमने उसकी कॉपी सबमिट कर दी। तो बकौल जुबैर भाई के उन्होंने कहा कि जी आपने जो हमें कॉपी दी थी वो हमने मुर्तज़ा वहाब तक और जो दीगर लोग हैं सिंध गवर्नमेंट के उन तक हमने पहुंचा दिए। तो कल 1 तारीख के टाइम रखा था यकुम को कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब चैम्बर में आएंगे और कमिश्नर कराची भी आएंगे, उनके सामने बैठ के बात होगी, कोऑपरेटिव मार्केट के भी लोग होंगे, विक्टोरिया रोड के भी, ठीक है। लेकिन वो कल इत्तेफाक से पेशावर चले गए आज। तो अब आज हम फिर गए थे इदरीस साहब के पास, उन्होंने कहा कि जी वो कल रात को वापस आएंगे, तो हम परसों उनसे फिर फोन पर बात करेंगे, फिर जो टाइम मुकर्रर होगा उसमें आपको बुला के आपकी बात उनसे करा दी जाए। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ, क्या कहते हैं बशीर लाठीवाला साहब, आप भी सोशल हवाले से रहे, ग्रोसरी मार्केट के अंदर भी आप रोड साहब से भी काम करते रहे, माशाल्लाह इस हवाले से भी एक्टिव। क्या समझते हैं ये जो इस तरह की महंगाई के हवाले से भी और जिस तरह ये मार्केट का जल जाना, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से इसको उठना चाहिए और किस तरह कवर करना चाहिए? पहले तो मैं सलीम भाई कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से बात करूँगा कि जब ये बुल्डन मार्केट का सानिया हुआ था तो सिराज भाई अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे, हमारे भी लीडर से, हमारे बड़े से, उन्होंने बड़ा काम किया था। मगर वो काम करने वाले लोग तो यही थे, अजीज मेमन थे, हफीज़ अजीज था, जुबैर भाई से, मजीद भाई से, मजीद मेमन, ये सारी ये टीम इनकी टीम थी ना, हम भी इनके साथ जुड़े हुए थे, जुबैर भाई के साथ। तो ये बुल्डन मार्केट वाला जिस तरह काम किया था, अब जो ये सानिया जो हुआ कोऑपरेटिव वाला, ये भी चैम्बर देख रही है, जहाँ तक मुझे रिपोर्ट है, मैं चैम्बर के तो कोई होते भी नहीं, उससे एक आम सा मेंबर हूँ उनका, मगर मुझे ये रिपोर्ट है कि वो देख रहे हैं। अब आपको पता है कि जो आला सतह के लोग होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, उनसे मिलना, और अभी आपने बताया ना वो कराची में नहीं है मुर्तजाबाद, तो ये लोग राब्ते में होते हैं इनसे और कोशिश में लगे हुए हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो कोऑपरेटिव का जो मार्केट है उसके वजह से भी अच्छा काम हो जाएगा। और ये भी उसी तरह मुतासिर हुए हैं जिस तरह बुल्डन मार्केट वाला वाक़या हुआ था, जो बुल्डन मार्केट वाला मामला हुआ था, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि चैम्बर तो माई बाप है, हमारी ताजिर बरादरी जो है उसकी सबसे बड़ी जो लीडरशिप है वो चैम्बर है हमारी। हम आपको यकीन दिलानी कराते हैं उनकी तरफ से भी कि अल्लाह ने चाहा तो अच्छा काम होगा समय। अच्छा रोक साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो अभी यूटिलिटी स्टोर की बात मुकम्मल नहीं हुई, इसको मकौल आपके के माशाल्लाह बड़े आप गहरी नज़र रखते हैं, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना चाहिए, मार्केट आप देख रहे हैं और होलसेल मार्केट को भी चला रहे हैं, सब चीज़ों को देख रहे हैं, तो किस तरह यूटिलिटी स्टोर को मुनज़्ज़म किया जाए? देखिए, हम बात कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स की, ये ऐसा नहीं है कि हवा में बन जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो फिलहाल जो महंगाई का आलम है, इसका एक ही हल होता है कि अगर सब्सिडीज दी जाएं तो दालों पे जो इम्पोर्टेड आइटम है उसमें दे दी जाएं ताकि सस्ती चीज़ें मिलें लोगों को। दूसरे आइटम जो इम्पोर्टेड तेल घी वगैरह जो आ रहा है उस पर सब्सिडी डायरेक्ट वहीं दे दी जाए होलसेलर को। जब जाहिर सी बात है होलसेल में कंपटीशन होता है, यूटिलिटी इसको पूरा नहीं कर सकता। और हम अगर इस इदारे को अगर आज तक भी यही आलम है, कितने साल हो गए, तो उसको एक सफ़ेद हाथी हमने बनाया हुआ है, जो रकम ख़त्म हो जाती है इसी में सब्सिडीज़, तो इसको हम क्यों नहीं जाते, चैनल वाइज क्यों नहीं ले जाते? ये तो इस यूटिलिटी स्टोर के अंदर चीज़ें आप तो कहते हैं कि भाई उसमें क्या नहीं है, सब चीजें हैं, लेकिन उनकी कीमतें भी देखें ना, दालों की कीमतें 30% अप है। आप कोई भी आइटम ले लें, सब आइटम रखने की जरूरत क्या है? क्या कुत्ते का वो खाना भी रखना है आपने? क्या निजाम है? ये सब्सिडी आइटम के अलावा यूटिलिटी में होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी मैं आपसे एक बात कहूं जो मुझे बार बार तंग कर रही है, बात ये भी है, जैसे अभी हमें बशीर लाठीवाला ने कहा, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और मैं इनके मौजू को ज्यादा लूंगा आज। बहुत प्यारी बात कही कि जी सिराज कासम तेली मरहूम, मुझे पता है कि 29 बिल्डिंगों में आग लगी थी, ये जो साना बोल्डर मार्केट था, टेम्बर मार्केट था, इसी तरह जुबैर मोतीवाला और जनाब अपने हफीज अजीज भी साथ चल रहे हैं, इदरीस मेमन भी साथ चल रहे हैं, मजीद मेमन एक बुजुर्ग हैं लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। उन्होंने उर्दू में लिख के दिया था कि हमारा ये किले में, मजीद मेमन ने उसको इंग्लिश में ड्राफ्ट करके इतनी मेहनत की। मैं उन सब साहिबान को सलूट पेश करता हूँ कि ये इसी तरह काम करते रहेंगे। ये हादसात होते रहते हैं दुनिया में, लेकिन आजकल के हादसात कुछ नई चीज बता रहे हैं कि आज भी आग लगी, आप देखें ये एमसीबी टावर के पीछे दरख्तों में आग लग गई, सुबह वहां आग लगी हुई थी। तो मेरे भाई ये सिलसिला क्या है, ये आला अदारे तहकीकात करें और फिल फॉर तहकीकात होनी चाहिए। ये हम नुकसानात के बाद सोचते हैं, यानी क्राइसिस होने के बाद सोचते हैं, तो ऐसा ना होने दें। मैं आला अदारों से दरख्वास्त करूंगा और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी दरख्वास्त करूंगा, नासिर हुसैन शाह साहब, ये अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। हम एंटीक बात कुछ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोऑपरेटिव मार्केट, विक्टोरिया मार्केट की जो इतना बड़ा साना है, जो यानी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जो इनके एम्प्लॉइज हैं, आप समझे 2500 लोग हैं, 500 दुकानों में 5% भी, 5 आदमी भी लगा लें आप तो 2500 हैं। आप उनके घर पे जाएं, क्या उनके घर पे रोटी है? सीला नहीं से खाना जा रहा था। तो आप
हमें ताजिर बरादरी को, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी कहूँगा, फेडरेशन से भी कहूँगा कि हम इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल को बुलाएं, एक कॉन्फ्रेंस करें, उनमें कहें कि इनकी मदद के लिए हम इंडिविजुअल भी क्या कोशिश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे भी चलें। जो देख रहे हैं माशाल्लाह जुबैर मोतीवाला साहब और सब देख रहे हैं, मैं उनको सलूट पेश किया है और करता रहूँगा, क्योंकि अच्छा काम करने को अप्रिशिएट करना चाहिए। आज ये गए, इन लोगों की इज्जत भी की माशाल्लाह। ऐसा नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कोई बात करता है कि जी मुझे लेके जाओ तभी चैम्बर बात करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो जो नुमाइंदा नहीं है उसके लिए भी खड़ी है। तो मैं बोलूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिंदाबाद, और इंशाल्लाह ये काम करके देंगे। लेकिन मेरी एक तजवीज़ है अदना सी, ये इंडस्ट्रियल माशाल्लाह बहुत बड़ी ताकत है, वो उनको बुलाएं, बड़े ताजिरों को बुलाएं कि यार इन लोगों का कोई रिलीफ हम कुछ इंडिविजुअल कर सकते हैं, ये होना चाहिए, मेरा कहना ये है। ठीक नाज़रीन, लेकिन ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। इस वक्त रऊफ भाई आपसे बात हो रही थी और आपने ये कहा कि इस वक्त जो हालात है चैम्बर के हवाले से भी बात हो रही है। मैं फिरोज साहब की तरफ आता हूँ कि इस वक्त फिरोज साहब, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपकी ये दुकानें जल गई, ये बिल्डिंग इस किस्म की है कि इसके ऊपर दोबारा काम कब किया जाए, कब तक इसका इंतज़ार होगा, और ये सारे वापस इस तरीके से किस तरीके से ये बन सकती है? जी, बिल्डिंग का तो SBC वालों में सर्वे किया, मुख्तलिफ टीमें आई हैं, वो देख के गई हैं, क्योंकि जब ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त ही इसकी प्लानिंग जो थी ग्राउंड प्लस 7 की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई कई जगह से थोड़ा बहुत प्लस्तर निकल गया है, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत भी इसको प्लस्तर को हम करवा रहे हैं। और इसमें थोड़ा जो हमारे इलाके के MP हैं और MNA PTI के, वो भी इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारा इसमें साथ दिया और हमारे साथ मिल के चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हालात जा रहे हैं, रऊफ भाई ने बात की, आज ही मार्केट के एक दुकानदार हैं, उन्होंने मुझसे बात की, उनकी 3 दुकानें हैं, वो मुझसे कहेंगे यार फिरोज भाई कब तक काम कंप्लीट होगा? मैंने कहा तो कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। बोला यार मेरे पास 7 सेलमैन है, मैं उनको कल से छुट्टी दे रहा हूँ। तो अब आप बताएं कि जो दुकानदारों के पास सेलमैन काम कर रहे थे, या जो हमारे टेलरिंग का काम कर रहे हैं, ऊपर 2nd, 3rd, 4th फ्लोर के ऊपर टेलर मास्टर हैं जो नीचे से काम लेके जाते हैं, ऊपर माल तैयार करते हैं, इसमें दूल्हा पैकेज के सारे हमारा काम होता है मार्केट के अंदर। यार इसी तरीके से अगर एक दुकानदार अपने सेलमैनों को छुट्टी करेगा तो एक सेलमैन हो, उसके पीछे घर में 10 आदमी 8 आदमी खाने वाले हैं। तो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला ये है, तो मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट सिंध से, ख़ासकर CM साहब से, मुर्तज़ा वहाब साहब से और जरदारी साहब से, क्योंकि जरदारी साहब ने अपने उस पीरियड के अंदर बोल्डर मार्केट का जो सानिया हुआ था, 29 बिल्डिंगें जली, उसके अंदर उन्होंने इमदाद का ऐलान किया था। तो मेरी उनसे जरदारी साहब के आपके तवज्जुह से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके इसमें पीपल्स पार्टी आगे आए, इसमें हमारा साथ दें, ताकि कम से कम हमारे जो दुकानदार हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। जो हमारा माल जला है इसके अंदर, वो ही हमें इमदाद दे दें। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि हमारा जो इसके अंदर फर्नीचर था या हमारे और जो दूसरे लवाजमात थे वो हमें नहीं दें, हमें कम से कम इतने पैसे दे दें कि जो कर्जा लोगों का देना है हम वो दें, और थोड़ा बहुत अपना माल बना के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। कितने लोग इस वक्त मुतासिर है? देखिए जी, 450 दुकानें और हर दुकान के ऊपर 4-4, 5-5 सेलमैन है, और हमसे वाबस्ता जो दूसरे लोग हैं। कपड़ा मार्केट से लाखों मीटर कपड़ा महीने का हमारे पास आता है, ऊपर कारखाने दर्जियों को जो सिलाई के कारखाने चल रहे हैं, तो हजारों की तादाद है, उसके अंदर हजारों की तादाद है। दूल्हा पैकेज का इस वक्त कोऑपरेटिव मार्केट नंबर 1 के ऊपर चल रही है। उन्होंने एडवांस दिया हुआ 10-10, 20-20 हज़ार रुपए, दूल्हा 50-50 हज़ार रुपए एडवांस दिए दुकानदारों को, वो माल जल गया, वो पैसे कौन देगा उनके जो है। तो मेहरबानी करें, सिंध गवर्नमेंट से मेरी आपके तवज्जुह से अपील है कि जितने जल्द हो सके हमारे इस मामले को कर दें, ताकि हम भी एक तरफ हो जाए, हमें पता चल जाए कि सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ क्या ताउन कर रही है। हम अपने दुकानदारों को बता देंगे तो वो इंशाल्लाह उनको कम से कम ये बेफिक्र हो जाएगी कि हाँ जी हमें 1 रुपया नहीं तो 8 आने तो मिल रहा है, 12 आने तो मिल रहा है। लेकिन अभी तो ऐसा मामला है कि अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि अब खड़े हुए कहाँ हैं, सिवाय इसके कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हमारे लिए कोशिशें कर रही है, और उन्हीं से हमको पैगामात मिलते रहते हैं कि आज इससे बात हुई है कल, लेकिन डायरेक्ट आज तक हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई। अब उस वक्त जब ये सानिया हुआ था तो बहुत सारे सियासी पार्टी भी आई थी आप लोग के पास,
ये सारी चीज़ें कहने के लिए कि हम साथ हैं, तो अभी क्या वो पार्टी आपसे कांटेक्ट कर रही है? सर देखें, बात ये है कि जितने भी लोग आए वो फोटो सेशन करा के चले गए। हम तो मुतासिरीन में से थे। जो हमारे कैंप में आ गया हमने उसको वेलकम कहा, वो आया, उन्होंने अपनी तकरीरें की और चले गए। अभी वापस पलट के कोई नहीं आ रहा, ना हमसे कुछ पूछ रहा है। हर आदमी ये कह रहा है कि आपका मामला जो है सिंध गवर्नमेंट निपटाएगी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते 50 साल हो गए जो सदर कोऑपरेटिव मार्केट तमाम टैक्सेस पे कर रही है। रिकॉर्ड मौजूद है, आप किसी भी महकमे से जाके पूछ लें, जो 50 साल से हम टैक्स दे रहे हैं। तो मेरी सिंध गवर्नमेंट से यही अपील है कि मेहरबानी करके जो हमने टैक्स दिया उसका 50% ही हमें वापस कर दें। ठीक है। अच्छा भाई साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो है आपको एक जिम्मेदारी सौंपी गई है अब्दुल्ला हारून यतीम खाने की, तो आपने ये क्या समझ के इसकी जिम्मेदारी को कबूल किया और क्या आप आगे करना चाह रहे हैं इस सवाल से? मैं समझता हूँ कि सलीम भाई यहाँ दो टॉपिक चले हैं ना, एक महंगाई का और एक कोऑपरेटिव मार्केट का। कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से मैंने आपको बताया ना कि चैम्बर जब लग चुकी है तो चैम्बर अभी जो सिंध गवर्नमेंट के साथ लगी हुई है, मैं समझता हूँ कि कोई अच्छा काम मुस्बत इसके नताज निकलेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और महंगाई की बात मैं आपको कहूँ, फिर मैसेज की बात करूँगा। महंगाई के हवाले से आप देखें कि रऊफ भाई ने एक बात कही कि महंगाई तो दुनिया सारी में हो रही है, हुई है, बिल्कुल सही बात है। मगर आप यहाँ देखें ना कि आज से 3 साल पहले जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो क्या 20,000 जो तनख्वाह थी तो आज क्या 50,000 हो गई है या 1 लाख हो गई है? क्या तनख्वाहें इतनी बढ़ चुकी हैं। आप देख लो कि जब जो चीनी 60 रुपये किलो थी आज 130 तक गई, फिर आज 85 पे आ गई, 85 पे आ गई है। आप इसी तरह देखें आटा, दालें, चावल सब चीज़ें अरूज पर गई हैं। आप ये बताएं कि जो 20,000, 25,000 रुपया या 30,000 रुपया कमाने वाला आदमी है, किस तरह अपने घर को चलाएगा? नया बीवी और 3 बच्चे और अल्लाह न करे उसका किराए का मकान है तो 25,000 किस तरह पूरी करेगा? आपको पता है हम जमातों में बैठते हैं, मैं अपनी जमात का प्रेसिडेंट भी हूँ। जमात के अंदर केस अभी जो आ रहे हैं ना, तो वहाँ तो मामला जा रहा है सलीम भाई, बहुत खतरनाक तरीन अलमिया है कि 3 बच्चों की माएँ बोलती है कि ये 20,000 कमा के लाता है जिसके अंदर 8,000 किराया चला जाता है, 4,000 बिजली का बिल आ जाता है। मैं कहाँ से पूरी करूँ? ये 8,000 10,000 के अंदर कहाँ से पूरी करेगा? हमारे एक बच्चा, एक पोता, एक पोती एक स्कूल में जाते हैं, 22,000 18,000 रुपये फीस है। तो आप बताएं कि एक फैमिली कैसे गुजारा करेगी? तो मैं बात करूंगा कि भुट्टो साहब ने अपनी किताब में मैं थोड़े दिन पहले जो अपने जो आए थे फेडरेशन में, तो वहाँ जो चैनल छोटे चैनल है उनमें उसको भी मैंने बोला तो लोग हंसने लगे। तो मैंने वो बात कही कि भुट्टो साहब ने अपने वक्त में किताब में कहा था, लिखा है मेरे पास, उनकी किताब पढ़ी है कि भाई जितना तोला सोना, 1 तोला जितना सोना की कीमत हो इतनी तनख्वाह होनी चाहिए एक आदमी की। तो आज 1 तोला 120, 1,20,000 या 1,25,000 रुपये, तो एक आदमी की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। तो दूसरे दिन मुझे 12-15 फोन आ गया, यार बशीर आप कैसी बातें करते हो कि आप 1,20,000 रुपये तनख्वाह देते हो अपने आदमी को? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं जो भुट्टो साहब ने अपनी तकरीर में कहा था और अपनी किताब में लिखा है ना, तो वो कहा है आज अगर 1,20,000 सोना हो गया है तो ये भुट्टो साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है ना। तो अगर आज 50,000, 80,000, 70,000 रुपये तोला हो सोना, तो तनख्वाह इतनी एक आदमी की हो। मैं रऊफ भाई से और फिरोज भाई से पूछूंगा कि अगर आज 70-80,000 रुपये तनख्वाह एक आदमी की हो तो उसके 3-4 बच्चे हों तो स्कूल भी पढ़ा लेगा, एजुकेशन भी कर लेगा, हेल्थ भी देख लेगा और अपने घर को सही तरह चला लेगा। अपनी सफेद पोशी को अपना भ्रम सफेद पोशी का छुपा के चलता रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा ये गरीबी का अमीर है। सलीम भाई, मेरी एक तजवीज़ थी, ये जो यूटिलिटी स्टोर को जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उससे बेहतर है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जुमा बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार लगते हैं, इसके अंदर ही अपने स्टॉल लगाएं और इन स्टॉलों के ऊपर जो मेन चीज़ें हैं चीनी, दाल, चावल, आटा, ये अपने वहाँ पे स्टॉलों के ऊपर रख के उस कीमत के ऊपर बेचें जो स्टोर में बेचा जा रहा है। क्योंकि यूटिलिटी स्टोर के अंदर मुश्किल से 50% माल जो है वो लोगों को मिलता है और बाकी माल जो है पीछे सब निकल जाता है, लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। तो जो बेहतर है कि जो बाजार लगते हैं उसके अंदर ही अपने स्टॉल लगाए, गवर्नमेंट की तरफ से सिंध गवर्नमेंट अपने लगा, पंजाब अपने लगा, KPK अपने लगा, तो डायरेक्ट लोगों को फायदा होगा उससे जो है। तो भाई कोई मैसेज, कोई पैगाम? मेरा पैगाम यही आपकी एक और बात, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से रवा दवा और मुझे बिल्कुल प्रोग्राम को समेटना है। आपका एक सवाल वो थोड़ा सा रह गया यूटिलिटी स्टोर के हवाले से कि मैं आप आज बिल्कुल ही उससे सवालों से बिल्कुल थोड़ा सा किनारा कशी करके
कोऑपरेटिव मार्केट की तरफ आए कि भाई ये इन लोगों का अदालत किया जाए, विक्टोरिया मार्केट की तरफ अदालत किया जाए, उसी की और लोगों की मदद हो तो जो ना हमारा ज़मीर भी अंदर से मुतमईन हो। तो इस हवाले से भी कि जो ये मार्केटों के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर है जो जिस जगह पे है वहाँ नहीं होने चाहिए, जो गरीब एरिया होने चाहिए। देखिए मेरा पैगाम है, यही पैगाम है कि खौफ खुदा और दिल का दर्द, ये ना सोचा जाए कि ये बंदा मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। एक बात ये जो फिरोज भाई ने बात की, अफेक्टेड लोग सप्लायर से लेकर दुकानदार से लेकर एम्प्लॉइज तकरीबन 50-60 हजार आदमी अफेक्टेड हैं घरानों के साथ। अब मैं आप सिंध गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के, ये देखें मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, इससे दरखास्त करता हूं कि 18वीं तरमीम के बाद सर आपके पास अख्तियारात हैं और ये सिंध गवर्नमेंट चाहे तो इनका मसला एक दिन में हल हो सकता है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जिससे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, और आसिफ जरदारी ने भी जिस तरह मुझे अभी बशीर लाठीवाला ने जो बताया, और हम खुद भी थे उस टाइम, उन्होंने हिस्सा लिया था बढ़ चढ़ के। इसी इंसानियत के नाते इन घरानों को देखा जाए, वजीर आला सिंह, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नासिर हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब, मैं हाथ जोड़ रहा हूं। देखें जितना डिले हो रहा है, लोग कहीं खुदकुशियों पे ना आ जाएं, और लोग घरों में राशन नहीं है। सर आप ये सोचें कि जब एम्प्लॉइज को फारिग कर दिया जाएगा, जैसे अभी उन्होंने फरमाया फिरोज भाई ने कि जब उनके पास इनकम का जरिया ही नहीं होगा दुकानदार के पास, तो एम्प्लॉइज को फारिग करेगा, फिर ये बेरोजगारी बढ़ेगी, डकैतियां बढ़ेंगी। खुदारा मैं समझता हूं सिंध गवर्नमेंट को मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, आज होता है तो कल ना करें। देखें ये आप अलमिया इनके घरों में चले, हमारे साथ विजिट करें कि क्या आलम है। मैं इसमें पीटीआई के जनाब खुर्रम शेख जमान और आफ्ताब सिद्दीकी को सलूट पेश करता हूं। देखिए हम तिनके का सहारा मांगते हैं, ताजिर बरादरी, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो भी आता है हमारी हेल्प करने के लिए हम हाजिर हैं, फिरोज भाई हाजिर हैं कि जो आता है हेल्प करने आए। हमारा किसी सियासी जमात का लेबल ना लगाया जाए, जो अच्छा काम करेगा उसको सलूट पेश किया जाएगा और उनके लिए दुआ खैर भी होगी, दुनिया और आखिरत सुधरेगी। मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो भी एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इन लोगों के लिए कोई अच्छी तजावीज निकालें। बड़ी मेहरबानी। सलीम भाई, हमारी जो इस वक्त इंतजामिया है, जो हमारी 12 रुकनी कमेटी और दुकानदार हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि जानबूझ के सिंध गवर्नमेंट या पीपल पार्टी जो है हमको दूसरी तरफ धकेल रही है, क्योंकि आज 17 दिन हो गए जिस सदमेरी का मुजाहरा किया जा रहा है। तो ये सिंध गवर्नमेंट के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जो दुकानदार 50 साल से बैठे कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर कारोबार कर रहे थे और आज वो रोडों के ऊपर आ गए, फुटपाथ पे बैठे। आज हमको 17 दिन हो गए, रोज का खर्चा शामियाने का, खाने पीने का, चाय का, इसका भी है। तो खुदा मेहरबानी करें कि जितने जल्द हो सके वो हमारे इस मसले को हल करें, चाहे चैम्बर के थ्रू हो या डायरेक्ट अपनी टीम भेजें, हमारे साथ बैठें, आके मार्केट का सर्वे करें, खुद अपनी आंखों से देखें कि इससे पहले दुकानदारों की क्या पोजीशन थी और आज किस पोजीशन में है। मेहरबानी करके एक मिनट आपकी बात काटता हूं। देखें हम 90% टैक्स देते हैं सिंध को और 60% जाता है पूरे पाकिस्तान को, कराची देता है ना सर। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अल्लाह की इजाजत से पूरी उम्मीद हूं कि सिंध गवर्नमेंट इंशाअल्लाह वजीर आज़म सिंध बिलावल भुट्टो जरदारी, जो एक बेहतरीन नफीस इंसान है, जब भी मिले आप आसिफ जरदारी को कुछ भी बोले, बेहतरीन आदमी है ये लोग, और इंशाअल्लाह ये फिरोज भाई आपका काम करके देंगे। मैं बार बार अपील कर रहा हूं सर, ये गुजारिश है मेरी, जो नाउमीदी ना हो, उम्मीद है आपसे इंशाअल्लाह अल्लाह की जात के बाद। यतीम खाने का हमारे से बात रह गई, यतीम खाने का मेरे पास बिल्कुल महदूद है, 1-2 आर्गुमेंट यतीम खाने का मैसेज भी अपना दे दीजिएगा। कोऑपरेटिव मार्केट का वैसे में जो लोग मैंने जिस तरह हाथ मांग के गए, हम भी सिंध गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं। और सिंध गवर्नमेंट में अब्दुल साहब जो है, अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं, उनके वालिद साहब को भी हम जानते थे, अल्लाह का करम है, वो भी CM रह चुके हैं और बड़ी उम्मीदें करते हैं बिलावल भुट्टो से भी इनके वो कोऑपरेटिव मार्केट में काम करेंगे। यतीम खाने के बारे में आपने बात कही, तो यतीम खानों को अभी मुझे 4 दिन हुए, 22 दिन हुए, और इस तरह का मैं एक मेगा प्रोग्राम भी रखा था मेडिकल कैंप के बाद, इसमें आप भी आए थे, रोहू भाई भी आए थे। रोहू भाई ने बच्चों को गोद में लेके उनको अपने हाथ से उनकी प्लेट से निवार भर के खाया। तो मैं समझता हूँ कि यतीम खाने में एक बात मैं आपको बताता चलूँ, तो उसमें यतीम बच्चों के साथ साथ
वो बच्चे भी थे 12-14 बच्चे जिनके वालिद और वालिदा जिन हयात है। मैंने कहा आप क्यों भाई आपने अपने बच्चा यहाँ भेजा, बोला हम किसकी किफायत नहीं कर सकते। बताएं क्या पोजीशन है। देखिए ये अलमिया है बहुत बड़ा जो अभी बशीर लाठी वाले ने कहा कि देखिए लोग अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहे, बच्चों को नहीं पाल पा रहे, तो ये अच्छा इकदाम है बशीर लाठी वाले का। मैं इनको भी सलूट करता हूँ कि ये बढ़ते जाए, हम उनके साथ हैं। मेरी तो अपील ये है कि अल्लाह का वास्ता है भाई ऐसी पोजीशन नहीं लाए कि जो हमारी मार्केट के सेलमैन है वो किसी और तरफ रागिब हो जाए। जब उनको नौकरियां छूटेंगी और लोग हटाएंगे तो पता नहीं उनका बेचारों का क्या हाल होगा। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बशीर लाठी वाला साहब। नाज़रीन आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और इसके अंदर कोशिश ये की गई कि हर शख्स जो है ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक दुख रखता है, एक दर्द रखता है और ये चाहता है कि हमारे ताजिरों के मसाइल आसानी के साथ हल हो, आफियत वाले मामले हो और अल्लाह पाक इनका ज़रूर करम करेगा। जिस तरीके से रऊफ इब्राहिम साहब ने हाथ जोड़ जोड़ के सूबाई हुकूमत से भी दरख्वास्त की है, फिरोज साहब ने वफाकी हुकूमत से भी दरख्वास्त की है, चैम्बर से भी दरख्वास्त की है और जितने भी PTI के जितने भी सियासी पार्टी है जो भी इनके साथ आए, जो भी ताजिर बरादरी इनके साथ आए और उनसे सबसे ये दरख्वास्त करे, बशीर लाठी वाला साहब भी, ये तीनों हजरात ये दुआ कर क्या कहते हैं दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे मसाइल को देखो। हमारे 17 दिन गुजरने के बाद भी जो है अभी हमारी कोई दाद रसी नहीं हो रही हो। आने वाला वक्त जो है हज़ारों लोग जो इससे मुतासिर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह लावा फट जाए और ये जो है कहीं दूसरी तरफ रागिब ना हो जाए। उम्मीद की एक किरण जो है क्या कहते हैं अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इन्हें दिखाई है कि हम इनके साथ बैठ के इस मसले को हल करते हैं। सूबाई हुकूमत ने भी इस हवाले से कहा कि इंशाअल्लाह ताला इस मसले को हल करते हैं और रऊफ साहब ने बड़े दावे के साथ इनका हाथ पकड़ के बोला कि मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि सूबाई हुकूमत जितने भी इनके ओहदेदार हैं वो सब इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से आएगा। हर शख्स यहाँ अगर दरख्वास्त कर रहा है और रब के आगे और रब से दुआ भी कर रहा है और आपके आगे हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा है, क्योंकि ये सब पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तानी बासी और बिलखसूस ये सिंध में रहते हैं और सिंध के हवाले से ये कराची जो है इस हवाले से मुतासिर हुआ। कराची के अंदर रहकर ये महरूमी वाली जो चीज़ है वो इनके दिलों से निकल जाए और ये कहें कि जितने भी लोग इस हवाले से मुतासिर हुए उनकी दाद रसी के लिए जो है सिंध हुकूमत भी जो 18वीं तरमीम के हवाले से वो हमेशा आगे आएगी और वफाक भी आगे आएगी। अपने अपने हिस्से का काम सबको करना है। ताजिर बरादरी को भी जितना भी हो सके आपस के अंदर अगर कोई दो जुमले भी अगर मिलनसारी के बोल देता तो उसको बड़ी दाद रसी होती है। ये सबको लेकर फेस कर रहे हैं और सबके हवाले से जो है इस वक्त जो मसाइल जिनको सामने आ रहे हैं वो खुद ही जानते हैं कि उनको इस वक्त क्या मसाइल की तरफ ये बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से। और मैं जब भी अपने प्रोग्राम को आखिर एंड करता हूँ तो ये कहता हूँ कि हमारा ये मैसेज वीनस चैनल के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि हम इस आवाज़ को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा दें और फिर उसके बाद अल्लाह पाक उनके दिलों में बात डाल दे और जब दिलों में बात अल्लाह पाक डाल देंगे तो काम आसानी के साथ इंशाअल्लाह ताला हल होते हुए नजर आएंगे। और मुझे उम्मीद की वो जो किरण है वो आज भी रोशन है और मैं यही कहूँगा कि मायूस नहीं होना और अल्लाह की ज़ात के ऊपर अगर भरोसा रखेंगे तो आफियत और आसानी वाले मामले होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम साथी ने कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।